हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस 1:30 बज चुका है और 1:30 बजे डेली आप लोग क्या करते हो, आप लोग लगाते हो एक सेट। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग एक और सेट करने जा रहे हैं। और क्या आप सभी जो भी आपने अभी तक सेट दिया है वो सारे क्वेश्चंस याद हैं या आप लोग उसका नोट्स बनाते हो जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है तो उसका बनाया करो, क्योंकि पढ़ने का बेस्ट तरीका वही है कि आप थोड़ा सा एक नोट्स तैयार करो और फिर उस नोट्स को बीच बीच में रिवाइज करते रहो, ताकि आपका जो भी चीज़ें हैं जो आप भूल जाते हो वो आपका रिवाइज होता रहे। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप सभी ऑनलाइन आ गए हो। जो नहीं आए हो जल्दी से उसको मैसेज कर दो। अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जो अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है तो उसको जल्दी से मैसेज करके बुला लो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है? एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है? तो एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादित करने वाला देश है चीन। कौन सा देश है? वो देश है चीन। और सेकेंड स्थान पे है इंडोनेशिया। सेकेंड स्थान पे कौन है? इंडोनेशिया। और सबसे अधिक टीन का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तांगुला रेलवे स्टेशन के रूप में। और कहाँ है? लहासा में, लहासा तिब्बत में। ठीक है, क्या नाम है इसका? तांगुला रेलवे स्टेशन। कौन सा है? तांगुला रेलवे स्टेशन। भूल मत जाना, आप याद रखना। ठीक है, कहाँ है ये है लहासा तिब्बत में। और अगर इंडिया का आपसे पूछा जाता है इंडिया में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो कौन सा होगा? ये आपका घूम रेलवे स्टेशन, जो आपको सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, घूम रेलवे स्टेशन। ये इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ये दार्जिलिंग में एरिया में पड़ता है। ठीक है, दार्जिलिंग लाइन में। तो बहुत जगह बहुत बार एग्जाम में दार्जिलिंग का भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अगर आपको घूम नहीं मिले तो आप उसको भी टिक आउट कर सकते हो, लेकिन वो आंसर सही नहीं है। ठीक है, सही आंसर क्या है? घूम रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेनिन किस क्रांति से जुड़ा था? लेनिन किस क्रांति से जुड़ा था? जल्दी बताओ। तो लेनिन बोल्शेविक क्रांति से जुड़ा था। ठीक है, ये बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था और इससे लेनिन जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन गलत है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कि गलत कौन सा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी, स्वामी दयानंद के द्वारा इसको किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो ये सही है, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और अगला है, अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया था। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? भारत में फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय पौंडीचेरी में बनाया था। कहाँ बनाया था? पौंडीचेरी में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक से आपको कुछ स्टेटमेंट्स, तुगलक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। सबसे पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ लो एक बार। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया। तीसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हो गया। और चौथा है, दिल्ली स्थित तुगलकाबाद किला का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। तो ये चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एमबीटी से, और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जल्दी से पढ़ो फिर से, अगर आपको पढ़ना है तो, और आंसर करो क्या होगा सही आंसर। तो देखो, आपका जो सही आंसर है वह है डी। ठीक है, यानी चौथा स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट क्या है? दिल्ली स्थित तुगलकाबाद किला का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। लेकिन तुगलकाबाद किला जो है इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, रेस्ट सभी सही है।
अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह का बचपन का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर जो आप जान रहे हो, इसके बचपन का नाम क्या था? जल्दी बताओ क्या था? इसके बचपन का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम नाम था बहादुर शाह के बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करते हैं, ठीक है। आपका सही आंसर होगा 1930। मैंने साइमन कमीशन से रिलेटेड 3 डेट आपको बताए हैं, वो तीनों आपको याद रखना है। गठन कब हुआ? 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। और इसका रिपोर्ट कब आया? 1930 में। ये तीनों डेट आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का रासायनिक नाम क्या है? या गेहूं का जो बायोलॉजिकल नाम है वो क्या है? रासायनिक नाम तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसका जो बायोलॉजिकल नाम है वो क्या होगा गेहूं का? जल्दी बताओ, गेहूं का बायोलॉजिकल नाम क्या है? तो गेहूं का बायोलॉजिकल नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। और रेस्ट जो आपको दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। ओरिजा सटिवा, ये तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ये जो है ओरिजा सटिवा, ये राइस यानी चावल का जो बायोलॉजिकल नाम है वो है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद है रेफेनस सेटिवम। सी ऑप्शन आपका है रेफेनस सेटिवस। रेफेनस सेटिवस ये किसका है? तो रेफेनस सेटिवस जो है ये है आपका मूली का, ठीक है। किसका होता है? मूली का होता है। और उसके बाद सोलेनम मेलोजेना, सोलेनम मेलोंजेना ये किसका है? तो सोलेनम मेलोंजेना ये है आपका बैगन का, ब्रिंजाल का, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। और यहाँ पूछा गया था गेहूं का। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.67 मीटर। कितना होता है? 1.67 मीटर। या अगर हम लोग इसको फीट में देखेंगे तो ये होगा आपका 5 फीट 6 इंच। कितना होगा? 5 फीट 6 इंच। ये दोनों फॉर्म में आपको याद रखना है। ये ब्रॉड गेज का बात किया जा रहा है। नैरो गेज अलग होता है, ब्रॉड गेज अलग होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड गेज अलग होता है। तो 3 तरह के गेज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों की नई नीति कब अपनाई गई थी? आर्थिक सुधारों की नई नीति अपनाई गई थी 1991 में। और इस वक्त के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? ये थे मनमोहन सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन कौन सा कथन सही है। तो एक बार फिर से आपका सर भारी होने वाला है, जल्दी से सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो। पहला स्टेटमेंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। दूसरा है, मुस्लिम लीग ने इस बैठक में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का मांग किया। तीसरा है, 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन हुआ। और चौथा है, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। जल्दी से चुनो अपना आंसर और बताओ क्या होगा सही आंसर। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। तो देखो यहाँ पे आपका सही आंसर है ओनली 1 और 3, यानी 1 और 3 ये जो स्टेटमेंट है पहला और तीसरा ये सही है, दूसरा और चौथा गलत है। चलिए हम लोग दूसरा चौथा देख लेते हैं। दूसरा है, मुस्लिम लीग ने इस बैठक में हिस्सा लिया। तो ये पार्ट इसका गलत है, मुस्लिम लीग ने इस पार्ट में हिस्सा नहीं लिया था। हाँ ये सही है कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का मुस्लिम लीग ने मांग किया था, ठीक है। और इसी के तहत क्या हुआ, 3 जून 1947 को पाकिस्तान का अलग संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। और चौथा है आपका, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये गलत है, टोटल 7 सदस्य तो थे लेकिन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, RNA में, ठीक है, RNA यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। RNA में थायमीन को कौन सा आधार प्रतिस्थापित करता है? RNA और DNA आप जान रहे हो, ठीक है। तो आपको ये बताना है RNA में जो थायमीन है उसको कौन रिप्लेस कर देता है। तो RNA में थायमीन को कौन रिप्लेस करता है? थायमीन को यूरासिल रिप्लेस करता है। आपको पता है क्या क्या होता है, DNA का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, इसमें 4 चीजें होती है, क्या क्या? एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन।
और जब आप आरएनए का बात करोगे तो बस जो आपका थायमिन था उसको रिप्लेस कर देता है यूरासिल, और रेस्ट सब चीज़ वही रहता है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जब एक जानवर को टुकड़ों में काटा जाता है और प्रत्येक टुकड़ा जटिल जीव के रूप में बढ़ता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पुनर्जनन। क्या कहा जाता है? पुनर्जनन कहा जाता है। और इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? उस सेतु का नाम आपको बताना है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। तो वो कौन सी सेतु है? तो वो है आपका एडम सेतु। ठीक है, एडम सेतु या एडम्स ब्रिज इसको बोलते हैं। लगभग 48 किलोमीटर का है और ये भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के एक सहयोगी ने उनसे अलग होकर एक कट्टरपंथी आंदोलन स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था, वह कौन थे? तो स्वाभिमान आंदोलन आपको याद रखना है, ये गांधी जी से अलग होकर उन्हीं के एक समर्थक ने ये शुरू किया था। अब आपको ये बताना है इसके संस्थापक कौन थे? कौन थे? ये थे कौन? ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, कौन थे? रामास्वामी नायकर, जिन्होंने स्वाभिमान आंदोलन का शुरुआत किया था और महात्मा गांधी के एक पुराने सहयोगी थे ये। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ मृत्यु तक आमरण अनशन शुरू किया था? चलिए बताओ। तो आमरण अनशन क्या किया था? किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में। तो किस चीज के खिलाफ इन्होंने ये किया था? ये इन्होंने किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत, जिसको हम लोग कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी के खिलाफ इनका ये आमरण अनशन था। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? जो अग्नाशयिक रस यानी पेनक्रेटिक जूस है उसको अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो उनको क्षारीय माध्यम यानी बेसिक माध्यम या अल्कलाइन माध्यम की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था महानंदीन। ठीक है, महानंदीन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? इन चारों में से आपको बताना है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यहाँ पे भारत। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ये भी आपको याद रखना है। कॉटन का भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नर और मादा दोनों प्रकार के फूलों को क्या कहा जाता है? अच्छा, एक वो पौधा, ठीक है, क्वेश्चन शायद थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। एक वैसे पौधा का आपको नाम बताना है जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार की फूलें होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है द्विलिंगी। ठीक है, मोनेसियस इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको द्विलिंगी बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जैसे आपका है मक्का। ठीक है, मक्का में नर और मादा दोनों तरह के फूल एक ही पौधे में होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? इन चारों में से आपको बताना है, इन तीन में से आपको बताना है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर या उपर्युक्त सभी? तो आप सभी जानते हो ये तीनों मेंबर थे कैबिनेट मिशन के। ठीक है, कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा कारखानों या खानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में कार्य नहीं कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद ये कहता है? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो विभवांतर पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर करंट बढ़ रहा है तो उसके विभवांतर पर क्या फर्क पड़ेगा ओम के नियम के अनुसार? अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। क्या होगा? विभवांतर भी बढ़ेगा, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये विभवांतर क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वोल्ट भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, क्योंकि इसको वोल्ट में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस।
अगला क्वेश्चन है, मानव आंख के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग निम्न में से किसको हटाने के लिए किया जाता है? बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किस बीमारी से निजात पाने के लिए किया जाता है? ये है दृष्टि वैषम्य, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ये कॉर्निया का जो आपका वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, यानी कर्वेचर जो है उसमें चेंजेस आ जाता है। उसी को ठीक करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम तापमात्रा पर सीसा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है? तापमात्रा या तापमान पर? कम तापमान पर सीसा जो है, लेड है, वह किस रूप में बर्ताव करता है? किस रूप में रहता है सीसा? तो ये अति चालक के रूप में काम करता है अगर टेम्परेचर इसका कम हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर मौजूद प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिका कौन सी है जो काली और सफ़ेद दृष्टि प्रदान करती है? यानी ब्लैक एंड वाइट जो दृष्टि है वह प्रदान किया जाता है किस चीज़ के द्वारा? जल्दी बताओ कौन हेल्प करता है? तो यहाँ आपका हो जाएगा सलाका। ठीक है, मैंने बताया था रॉड्स और कॉन्स, ये दो चीज़ें होती है। ठीक है, ये जो सलाका है ये है रॉड्स, और मैंने क्या बताया था, रॉड्स जो है वह ब्लैक एंड वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं पे कौन या शंकु जो हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो ध्वनि तरंग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो कौन सा शब्द है वो है आपका कैंडेला। ये लुमिनस इंटेंसिटी से आपका है, ठीक है, और यहाँ पे ध्वनि से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन कोइल का आविष्कारक कौन है? इंडक्शन कोइल का आविष्कारक कौन है? जल्दी बताओ कौन है? तो इंडक्शन कोइल का आविष्कारक है निकोलस कॉलन। क्या नाम है इसका? निकोलस कॉलन या कॉलन, जो भी बोलना है आपको, ठीक है, निकोलस कॉलन लिखा जाता है। ये है इंडक्शन कोइल के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना? कब बना था? तो ये बना नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य खाना उपजाने लगा और उसका उपभोग भी करने लगा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? वह कौन सा फसल था जिसको सबसे पहले मानव ने उपयोग में लाया? तो वो था गेहूं। ठीक है, कौन सा फसल था? गेहूं था जिसको सबसे पहले मानव ने इस्तेमाल किया। अगला क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं हो उसको क्या कहा जाता है? उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किया है किसने? यानी कौन सा ऐसा नदी है जो सबसे अधिक रास्ता चेंज करती है? तो वह एक कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक नदी कहते हैं। इसी कारण से कहते हैं क्योंकि ये हमेशा अपना जो रास्ता है वो चेंज करती रहती है और बाढ़ लाते रहती है। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो 6th सेंचुरी BC में वर्ल्ड का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? यानी रिपब्लिक का जो शासन है, ठीक है, यानी गणतंत्र शासन है, वह कहाँ लागू हुआ था? वह हुआ था वैशाली के लिच्छवी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में कहाँ भारत के जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें पार्टियों के सम्मेलन का आयोजन हुआ था? यानी जंगली जानवर का जो प्रवासी प्रजाति है उनके संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ, और इस बार ये सम्मेलन का 13वां संस्करण था, और ये हुआ था कहाँ? ये हुआ था गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कम होते हुए भूजल स्तर को सुधारने के लिए किस राज्य ने फरवरी 2020 में भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? भूजल अधिनियम 2020, इसको किस राज्य ने मंजूरी दिया है? किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने इसको मंजूरी दिया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल बिजनेस समिट का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ग्लोबल बिजनेस समिट का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 12 फरवरी से 18 फरवरी 2020 तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाती है।
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का स्थापना कब हुआ? कब हुआ था? ये हुआ था 1958 में। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर फरवरी 2020 में आए। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति अभी कौन है? देखो यहीं से वो क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछा जाता है फलाने देश का राष्ट्रपति कौन है, तो किसी ना किसी वजह से वो चर्चे में रहते हैं। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है अभी? तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। ठीक है, ये आए हुए थे फरवरी में यहाँ पे 4 दिवसीय यात्रा पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से निर्मित एक नया शैक्षणिक संस्थान कहाँ बनाया गया है? तो किस देश में भारतीय सरकार की वित्तीय सहायता से एक शैक्षणिक संस्थान का निर्माण हुआ है? वो कौन सा देश है? वो देश है नेपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में वित्तीय समावेश अभियान कहाँ शुरू किया गया? वित्तीय समावेश अभियान की शुरुआत फरवरी 2020 में हुई। आपको बताना है कहाँ से हुई। कहाँ से हुई? ये हुई थी जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईएनएस शिवाजी को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। आईएनएस शिवाजी को किस वर्ष कमीशन किया गया था? जल्दी बताओ। आईएनएस शिवाजी को कब कमीशन किया गया था, जिसको हाल ही में अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो किस वर्ष इसको कमीशन किया गया था? इसको कमीशन किया गया था 1945 में। कब किया गया था? 1945 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द थिन माइंड मैप बुक लॉन्च किया है? द थिन माइंड मैप बुक अभी लॉन्च किया गया। आपको बताना है किसने इसको लिखा है और अभी लॉन्च किया है। ये धर्मेंद्र राय के द्वारा लिखा गया है और इन्होंने अभी इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किस राज्य ने रीडिंग मिशन नामक एक पहल शुरू की है? रीडिंग मिशन नामक एक पहल शुरू किया गया है। आपको बताना है ये पहल किस राज्य में शुरू किया गया है। ये पहल हरियाणा में शुरू किया गया है। क्या है नाम मिशन का? रीडिंग मिशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में किसे चुना गया? सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, इसमें ट्रस्टी के रूप में अभी किसको चुना गया है? यह है कौन? प्रमित झावेरी। प्रमित झावेरी को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन रिलायंस इंडस्ट्रीज में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुआ? तो वरिष्ठ सलाहकार के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तो यह है सार्थक बहुरिया। क्या है नाम इनका? सार्थक बहुरिया। इंपॉर्टेंट नाम है और कंपनी भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की पुलिस ने अपनी पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी एला का अनावरण किया है? एला आपको याद रखना है। एला किस चीज़ का नाम है? तो यह AI पर आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक अधिकारी हैं। आपको बताना है किस देश की ये पुलिस अधिकारी हैं। किस देश की? तो ये है न्यूजीलैंड की पुलिस अधिकारी और हाल ही में अभी इसको न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है कब? भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं हम लोग? हम लोग मनाते हैं 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आप इससे कंफ्यूज मत करना, इसलिए क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस, या सिर्फ राष्ट्रीय महिला दिवस भी रहता तो आपको यही समझना है 13 फरवरी। ठीक है। तो ओके गाइस, तो आज का ये 50 क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।